हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट, जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये एक्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपका रियल लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज हम इस एक्ट को एक क्लास की तरह नहीं बल्कि मैं इस एक्ट को आपको एक इजी से इजी लैंग्वेज में और एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। ठीक है। इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसे हम पोस्ट एक्ट भी कहते हैं, POSH, पोस्ट एक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पोस्ट एक्ट। ये स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये एक्ट क्यों आया, किस लिए आया। ठीक है। तो पहले हमें हिस्ट्री का पता होना जरूरी है कि क्यों ये एक्ट आया। देखो, 1992 में क्या था। 1992 में एक लेडी थी, भवरी देवी। ठीक है, भवरी देवी। भवरी देवी वो क्या काम करती थी? वो राजस्थान में चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करती थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार एक 9 मंथ की बच्ची की चाइल्ड मैरिज रोक दी। 9 मंथ, क्या एज होती है 9 मंथ, उसकी चाइल्ड मैरिज रोक दी। तो उससे क्या हुआ, उससे राजस्थान में, आपको पता होगा कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज बहुत ही कॉमन है। तो उस टाइम तो ये और भी ज़्यादा था। तो जब जब उन्होंने 9 महीने की बच्ची की चाइल्ड मैरिज रोकी, तो उसमें से कुछ गांव, उसी गांव के पांच लोगों ने पांच लोगों ने मिलकर भवरी देवी का उनके हस्बैंड के सामने ही रेप किया। ठीक है, दो लोगों ने उनके हस्बैंड को मारा पीटा, पकड़ लिया और फिर बारी बारी रेप किया। ये कोर्ट कोर्ट में गया ये वाला केस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो पांचों के पांचों थे ना पर्सन, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा था प्रॉपर, पहले तो जब ये हुआ था तो पहले तो कंप्लेंट ही फाइल नहीं हो रही थी, पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं ले रहे थे हैं, और बहुत डिले भी हो रहा था, कोई जस्टिस ही नहीं मिल रहा था। और केस भी गया तो क्या हुआ, वो पांचों के पांचों छूट गए। ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होता है कि ये बात एक एनजीओ को पता चलती है। उस एनजीओ का नाम होता है विशाखा। विशाखा। यहाँ विशाखा उस लेडी का नाम नहीं है जिसका रेप हुआ था। रेप जिसका हुआ था उनका नाम है भवरी देवी जी। ठीक है। और विशाखा एक एनजीओ है, तो वो यहाँ पे आती है। इसके पीछे अब देखो, ये वाला जो एक्ट था ना, पोस्ट एक्ट, ये अचानक नहीं आया। इसके पीछे क्या था? जुडिशियल एक्टिविज्म था। जुडिशियल एक्टिविज्म था। ठीक है। फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट था। ठीक है। और ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल इनजस्टिस का लंबा हिस्ट्री था। ठीक है। अब देखो, भव्य देवी का 1992 में राजस्थान की देवी के साथ जो गैंग रेप हुआ, उसका क्राइम था, क्या था कि वो चाइल्ड मैरिज रोकने की ड्यूटी कर रही थी। अब जब कोर्ट से उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिला, इस इंसिडेंट के बाद एक एनजीओ का नाम मैंने आपको बताया, विशाखा। विशाखा ना, विशाखा। ठीक है, उसने क्या करा, PIL फाइल कर दी कोर्ट में। ठीक है। अब देखो, ठीक है, PIL फाइल कर दी। अब देखो, इसके आते हैं हम प्रियम्बल में, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। देखो, ये इसका प्रियम्बल है, हर एक्ट का। ये इसका प्रियम्बल है। इसका प्रियम्बल क्या कहता है ये देखते हैं। देखो, जैसे वो कोर्ट केस फाइल हो गया था एनजीओ ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो देखो प्रियम्बल से ही मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद इस एक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया होगा ना, कि मतलब वुमेन को प्रोटेक्शन देना सेक्सुअल हरासमेंट से, अगर वो कहीं पे काम कर रही है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब प्रियम्बल इसका ये देखो, ये वाले पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये पॉइंट क्या कहते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 किसका? इक्वलिटी का वायलेशन हुआ। ठीक है, इक्वलिटी का वायलेशन। ठीक है। और आर्टिकल 21
राइट टू लाइफ डिग्निटी का भी वायलेशन हुआ इस केस में। आर्टिकल 19(1)(g), तो यहाँ पर राइट टू प्रोफेशन का भी वायलेशन हुआ। जब तक पार्लियामेंट प्रॉपर लॉ ना बनाए, कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रॉपर लॉ नहीं बन रहा, आपकी विशाखा गाइडलाइंस फॉलो होंगी। ठीक है, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो होंगी? विशाखा गाइडलाइंस हर जगह फॉलो होंगी। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा था। अब विशाखा गाइडलाइन में क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। विशाखा गाइडलाइन में था कि जो वर्क प्लेस है, ठीक है, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को बताया गया कि क्या डेफिनेशन मानी जाएगी। ठीक है, उसका कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या होगा, ये बोला गया विशाखा गाइडलाइन में। और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फीमेल के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ विशाखा गाइडलाइंस थी, ये कोई एक्ट नहीं था, ये गाइडलाइंस थी। तो इसे फॉलो कोई स्टेट फॉलो कर रहा है, कोई स्टेट फॉलो नहीं कर रहा। और इसी गैप को फिल करने के लिए क्या हुआ, विशाखा गाइडलाइन तो चल ही रही थी, फिर क्या होता है कि जब ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, फिर 2012 में एक लेडी आती हैं जिनका नाम होता है मेधा, MEDHA, मेधा कोतवाल। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि 2012 में इन्होंने एक PIL डाली कि जब विशाखा गाइडलाइंस का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, हर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, विशाखा गाइड इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, कंप्लेंट कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती, बायस होती है, एम्प्लॉयर डेलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब गाइडलाइन ही फॉलो नहीं हो रही तो उनकी क्या वैल्यू है। फिर इसके बाद मेधा कोतवाल की PL के बाद क्या होता है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाए और टाइम बाउंड इंक्वायरी करे। ठीक है, और उसके लिए एम्प्लॉयर को ये कहा गया कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकते। ठीक है, ये जजमेंट आया और इसने विशाखा को रिवाइव किया और पार्लियामेंट पर डायरेक्ट प्रेशर डाला। फिर मेधा कोतवाल केस का क्या इम्पैक्ट हुआ, इस केस के बाद गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि गाइडलाइन को खत्म करने का टाइम आ चुका है और अब प्रॉपर लेजिस्लेशन बनना चाहिए। ठीक है, अब ड्राफ्ट की अब क्या हुआ, पार्लियामेंट में पहले डिबेट हुई, फिर ड्राफ्ट को फाइनल शेप दे दी गई। अब देखो क्या होता है, 2012, ये डेट नोट करना एग्जाम में आ सकती है। 2012 में लोकसभा में पास हुआ। ठीक है, लोकसभा में पास हुआ। 2013 में इसको राज्यसभा का अप्रूवल मिला, राज्यसभा का अप्रूवल मिल गया। और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये 9 दिसंबर 2013 को एनफोर्स हो गया। कौन सा एक्ट बन गया? सेक्सुअल हरासमेंट, ये पूरा एक्ट एनफोर्स हो गया। इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसने विशाखा गाइडलाइन को रिप्लेस कर दिया। अब ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या था, अब ये बन गया स्टैच्यूटरी। ठीक है, अब इसमें क्लियर प्रोसीजर आने लगा, प्लस पेनल्टी भी बताई गई। तो अब यही सब चीजें मैं आपके साथ इस एक्ट में डिफाइन आपको समझाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपका इसका प्रियम्बल बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो यहाँ सबसे ऊपर क्या लिखा है, एक्ट नंबर 14/2013। सन 2013 में ये 14वें नंबर का एक्ट था। इसका मतलब सिंपल यही होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ठीक है, अब देखते हैं अब ये लॉ क्यों बनाया गया। ठीक है, अब इसी प्रियम्बल की, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस। ठीक है, सिंपल से शब्दों में बता, देखो ये लॉ वुमेन को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए बनाया गया था। अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए तो क्या होगा, तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट, ठीक है, का सॉल्यूशन देने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब मतलब सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिलेगी, कंप्लेंट भी होगी और जस्टिस भी मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे भी कर सकते हो और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगता है
तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैटर कनेक्टेड देयरफॉर और इंसिडेंटल थ्रू आउट। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कमेटी बनाना है, इंक्वायरी का प्रोसेस करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, और पेनल्टी, ये सब चीजें इसी एक्ट में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल राइट का वायलेशन पार्ट 4 क्या कहता है, इसका मतलब क्या कहता है। अब ये देखो, अब यहाँ पे ये यहाँ पे ये देखो, वेयर सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे हो रहा था, आर्टिकल 14 देखो, वुमेन टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर राइट टू लाइफ लिव विद डिग्निटी ऑफ। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल हो, ऑफिस में मेल एम्प्लॉय सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो फीमेल एम्प्लॉय को भी हरासमेंट के डर से अनकंफर्टेबल होता है। तो इक्वलिटी कहाँ हुई, कोई इक्वलिटी हुई कि मेल तो आराम से काम कर रहा है लेकिन फीमेल एम्प्लॉय डर डर के काम कर रही है, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। ठीक है, अब 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन, कि आप ये कहता है कि यहाँ पे आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सिर्फ वुमेन को टारगेट, ये सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ वुमेन को टारगेट करता है, इसलिए ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसका आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ का मतलब है, मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि इज्जत के साथ जिंदा रहना। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे अगर एक वुमेन डेली ऑफिस जाती है और ऑफिस जाते हुए वो डर, स्ट्रेस और टेंशन में रहती है, तो उसकी तो लाइफ ऑफ डिग्निटी खत्म ही हो रही है ना। तो ये तीनों आर्टिकल का वायलेशन है। ठीक है, अब आर्टिकल 91G क्या कहता है, आर्टिकल 91G होता है, वो कहता है प्रोफेशन का राइट, प्रोफेशन का राइट, मतलब कि हर किसी को राइट है कि वो, हर इंसान को काम करने का हक है, और वो भी सेफ एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब हरासमेंट के कारण कोई वुमेन जॉब छोड़ देती है, तो राइट टू प्रोफेशन का वायलेशन उसका तो छिन गया ना। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, देखो एक चीज बताती हूँ, अब यहाँ पे मैंने आपको प्रियम्बल पूरा समझा दिया क्या कह रहा है ये। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ, एक है CEDAW, CEAW, इसकी फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट में बतानी है। 25 जून 1993 को इंडिया ने CEW को एक्सेप्ट किया, रेक्टिफाई किया। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये बोला गया कि वुमेन के साथ CEDAW, इसमें कहा गया कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए और वर्क प्लेस भी सेफ होना चाहिए। ठीक है, जब इंडिया ने CEW को रेक्टिफाई किया तो इंडिया पर भी ये लॉ कंपल्सरी हो गया। अब फाइनली लॉ बन गया, तो आपको आई होप प्रियम्बल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा वेयर एक्ट लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं चैप्टर 1। देखो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल है इसमें 8 चैप्टर। ठीक है, 8 चैप्टर हैं, ये आपको याद रखना है, और 30 सेक्शन है, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और जो इसकी डेफिनेशन है ना, सेक्शन 2, इसमें 16 डेफिनेशन दी गई है टोटल, लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कुछ ही है, तो मैं इंपॉर्टेंट आपको करवाऊंगी, सारी डेफिनेशन करने का कोई पर्पस बनता ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, दिस एक्ट may be called the sexual harassment of workmen at workplace prevention, provision and redressal। ठीक है, देखो आपको इस एक्ट का पूरा नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि इसके फुल फॉर्म बताओ, तो यहाँ ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे 2 P है, तो प्रिवेंशन या प्रोविजन के यहाँ पे प्रोटेक्शन लिख देंगे, तो उस चक्कर में बच्चों का गलत हो जाएगा कि वुमेन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आएगा, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं आता, प्रिवेंशन, प्रोविजन और रिड्रेसल। ठीक है, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ठीक है, और ठीक है, आपको इन तीनों वर्ड की मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, प्रिवेंशन होता है रोकना। ठीक है, रोकना, और प्रोहिबिट होता है बिल्कुल ही मना कर देना, और रिड्रेसल होता है कंप्लेंट का सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये एक्ट सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं, पहले प्रोटेक्शन फिर जस्टिस देता है। चलो, अब ये मैंने आपको बता दिया कि होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड है। ठीक है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो, या कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, या हॉस्पिटल हो,
इसमें स्टेट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो स्टेट का, दिल्ली, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, हर जगह पोस्ट एक्ट सेम तरह से ही लगेगा, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में आते हैं। एग्रीड वुमेन, एग्रीड वुमेन कौन होती है? एग्रीड वुमेन वो होती है जिस लेडी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है। इसमें एज मैटर नहीं करती, उसकी एज क्या है ये मैटर नहीं करती। आप जैसे कुछ एक्ट होते हैं उसमें एज डिफाइन होती है, इसमें एज डिफाइन नहीं है। अगर 14 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो भी एग्रीड वुमेन ही मानी जाएगी, ठीक है। सैलरी मैटर नहीं करती, एम्प्लॉयमेंट कंपल्सरी है ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब एक ये सिंपल सा बताती हूँ। देखो एग्रीड वुमेन इसमें कौन कौन होती है ये देखो। इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे काम कर रही हो, कोई भी वुमेन हो, कोई भी एज मैटर नहीं करती, एम्प्लॉयड हो या ना हो। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, एम्प्लॉयड हो या ना हो। देखो एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस है, वहां पे एक लेडी एक दिन, सिर्फ एक दिन आती है। वो किसी दूसरे ऑफिस से आती है, लेकिन ऑफिस की मीटिंग के लिए आती है। अब जो मीटिंग के लिए आई है वो वहां पे एम्प्लॉयड तो नहीं ना, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो भी एग्रीड वुमेन ही कहलाएगी। आई होप आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट, कोई ड्वेलिंग प्लेस हो, हाउस हो, जैसे घर में मेड काम कर रही है, कोई बच्ची काम कर रही है, या कोई वुमेन है वो, ठीक है, आपके घर का काम कर रही है, डोमेस्टिक हेल्पर है, तो वो भी एग्रीड वुमेन कहलाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? इन रिलेशन टू वर्क प्लेस विच इज एस्टेब्लिशमेंट ऑन कंट्रोल और होली सब्सटेंटली फाइनेंस बाय फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और डायरेक्टली। इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस में आती है? चलो मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ एग्जांपल से। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है ये मैं आपको बताती हूँ। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है कि वो एक तो पार्शली फंड कर रही हो या इनडायरेक्टली फंड कर रही हो, ठीक है। अब इसमें दो दिए हुए हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या आती है, तो देखते हैं ए और बी। देखो क्लोज ए इसका क्या कहता है? क्लोज ए क्या कहता है? अगर वर्क प्लेस, आपका वर्क प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है या यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपका रेलवे हो गया, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पीएसयू लाइक ओएनजीसी, एलआईसी, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कहलाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बी क्या कहता है? जैसे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। अब और इसमें सेक्शन 2 में क्या कहता है कि जो मैंने अभी दो एग्जांपल दिए आपको 1 और 2 के, अगर वो इसमें कवर नहीं होते, वो इनमें नहीं आए, तो जो बची हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेट गवर्नमेंट में आएंगी, ठीक है। अब देखो ये आप पढ़ लेना कि चेयरपर्सन कौन होता है। चेयरपर्सन लोकल लोकल कमेटी का होता है अंडर सेक्शन 7। ये कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। अब देखते हैं डोमेस्टिक वर्कर क्या होता है। डोमेस्टिक वर्कर मीन ए वर्कर हु इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क, जो आपके घर का काम कर रही है इन एनी हाउस होल्ड फॉर रिमनेशन के लिए कर रही है, वेदर इन कैश और काइंड। कैश और काइंड मतलब या तो कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोठरियों में पूरे पूरे दिन के लिए लड़कियां रखी जाती है, मेड्स रखी जाती है, तो उनको वो सैलरी भी तो देते ही देते हैं, और क्या करते हैं, रहने के लिए कमरा दे देते, रूम दे देते हैं, और खाने के लिए खाना, तो ये काइंड में उसको सैलरी मिल रही है। वो डायरेक्टली आई है या किसी एजेंसी के थ्रू आपके यहाँ रिक्रूट हुई है, टेम्परेरी काम कर रही है, परमानेंट कर रही है, फुल टाइम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वो डोमेस्टिक वर्कर कहलाएगी। बट अब इसमें एक लाइन देखो, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। अब ये देख लो कि एक घर में ना जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स होते हैं और उनमें से एक पेरेंट सौतेला है, जैसे माँ अपनी है और फादर सौतेला है, और उनकी एक बेटी है, मतलब पहली माँ से एक बेटी है, और इस बेटी के साथ ये जो उसका स्टेप फादर होता है वो सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो वो उसकी फैमिली मेंबर ही ठीक है, तो उसकी फैमिली मेंबर है, तो वो इसमें डोमेस्टिक वर्कर नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं 2F का। 2F का एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय मीन ए पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस। जो वर्क एम्प्लॉय कौन होता है? जो वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, रेगुलर पे कर रहा है, टेम्परेरी पे कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजेंट के थ्रू आया है, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है या नहीं पता, उसे रेमुनरेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, वो वर्किंग है, वॉलेंट्री है, और ठीक है, वर्किंग है या वॉलेंट्री है ना, तो उसे, जैसे मान लो कोई ट्रेनी हो गया, इंटर्न हो गया, अब ये टेम्परेरी होते हैं ना, सैलरी मिले या ना मिले ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर सपोज करो अगर कॉलेज स्टूडेंट भी इंटर्नशिप कर रही है तो वो भी एम्प्लॉय मानी जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, देखो वर्कर, प्रोबेशनर, अप्रेंटिस, सच टाइम। देखते हैं, ये देखो इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। ये इनका कोई मतलब नहीं है। अब ये देखते हैं सेक्शन 2M, रिस्पोंडेंट मेन। रिस्पोंडेंट मेन ए पर्सन whom against the aggrieved woman has made a complaint। रिस्पोंडेंट पर्सन वो होता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है, ठीक है। अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 2N। सेक्शन 2N क्या कहता है? सेक्शन 2N हमें बताता है सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अनवेलकम एक्ट। अनवेलकम एक्ट वो होता है जिससे फीमेल अनकंफर्टेबल है। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, ठीक है। वो कह रहा है, ठीक है, अब ये देखो इसमें 5 सेक्सुअल हरासमेंट में क्या 5 चीजें बताई गई हैं इसमें। फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, मतलब फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, या डिमांड और रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर सेक्सुअल फेवर की, या कोई उसके सेक्सुअली कलर रिमार्क कर रहा है, या उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, या कोई अदर अनवेलकम जो इन चारों में मेंशन नहीं है, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो और सेक्सुअल नेचर का हो, तो वो क्या क्या लाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखो जैसे कोई सीनियर अपने एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय को कह रहा है, लेट रुक जाओ, लेट रुक जाओ, प्रमोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसे व्हाट्सएप मैसेज में कुछ गंदा लिख के भेज रहा है, या उसकी बॉडी पे कुछ कमेंट कर रहा है, या उसे ठीक है। और सिंपल सी बात है कि फीमेल का कंसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये सब हो रहा है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। अब देखते हैं सेक्शन 2O। सेक्शन 2O वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो ये आप पढ़ लेना, वर्क प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, क्योंकि इतना डीपली मैं पढ़ूंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वर्क प्लेस सिर्फ ऑफिस नहीं होता, वर्क प्लेस में इंक्लूड होता है आपका देखो आपका क्या होता है, ऑफिस होता है, ब्रांच होती है, ठीक है। और ये आपका कोई प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्राइवेट जॉइंट वेंचर हो गया, एंटरप्राइज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, सोसाइटी हो गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सारे वर्क प्लेस में आएंगे। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हो गए, कोई स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम हो गया, स्पोर्ट जैसे 365 दिन तो नहीं खेले जाते, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हुए तो वहाँ पे जो खेले गए वो भी इसमें ही आएंगे, वर्क प्लेस में, ठीक है। और कोई प्लेस हो गया जहाँ पे एम्प्लॉय विजिट करता है। अब ये वाला पॉइंट देखो, फिफ्थ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप ऑफिस से एक टूर के लिए जाते हो, ठीक है, वहां पे आप सपोज करो आप जयपुर में आपका ऑफिस है, ठीक है, जयपुर में आपका ऑफिस है और आप दिल्ली जा रहे हो आप एक टूर पे जा रहे हो। उस टूर पे आपको मीटिंग्स करनी है, मीटिंग्स करने के लिए आपको होटल्स वगैरह में रुकना है, ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आपका ऑफिस तो जयपुर में है, लेकिन इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और कब हुआ है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि आप कंप्लेंट नहीं करोगे, तब भी आपकी कंप्लेंट ली जाएगी, वो भी आपका वर्क प्लेस ही माना जाएगा, ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, ऑफिस तो जयपुर में और हरासमेंट दिल्ली में हुआ है, तो वो तो वर्क प्लेस था नहीं, तो उस टाइम पे वो उसका वर्क प्लेस माना जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस के काम से जर्नी पे गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। देखो अब यहाँ पे क्या है, सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। देखो यहाँ पे ये एक एब्सोल्यूट प्रोविजन है। नो वुमेन मतलब कोई भी औरत, एनीवन किसी भी जगह पर, ठीक है, कोई भी औरत किसी भी जगह पर, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चाहे वो उसका सीनियर हो, जूनियर हो, क्लाइंट हो, एम्प्लॉयर हो। ये क्या होगा? जीरो टॉलरेंस है, ठीक है, जीरो टॉलरेंस है। अब देखो ऑफिसर, अब एक ऑफिस में मैनेजर बोलता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सब कंपनियों में ऐसा होता है, ठीक है।
तो लॉ क्या बोलता है? नो। ठीक है, तो यहाँ पे यही वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देख लो, ये मैंने आपको पहला बताया। अब इसका देखते हैं 3 का सेकंड पॉइंट, थ्रेट ऑफ डिटर्मिनेशन ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो वो काम कर रही है, ठीक है, अब उसको थ्रेट दे रहा है कि उसको क्या कह रहा है, देखो सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता, कभी कभी प्रेशर, थ्रेट, है ना, और उसके लिए एनवायरनमेंट खराब करना, वो भी हरासमेंट में ही आएगा। अब देखते हैं क्लॉज 3, थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है कि अगर तूने मेरा फेवर नहीं किया तो तेरी जॉब के लिए आएगी, या आगे तेरा फ्यूचर में मैं प्रमोशन रुकवा दूंगा, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। फोर्थ, इंटरफेरेंस विद हर और वर्क क्रिएटिंग इमिडिएटिंग ऑफेंसिव एंड होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। ऑफिस में उसको परेशान किया जा रहा है, उसके लिए होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, कि अगर मेरे साथ डिनर पे नहीं चलोगी तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट ही है। ठीक है, और कह रहा है कि मतलब मेरी बात मान लो, तुम्हारा अप्रेजल, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अप्रेजल खराब कर दूंगा, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के खराब करने की बात कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। काम नहीं करने दे रहा, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। ठीक है, होस्टाइल एनवायरनमेंट बना रहा है, ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइक टू अफेक्ट हर सेफ्टी और हेल्थ। अब वुमेन वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, अब एम्प्लॉय के फीमेल एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रही है, वो वहाँ पे जा रही है, वहाँ डर डर के काम कर रही है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो डिप्रेशन में जा रही है, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो मेंटल हरासमेंट भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आएगी। आई होप आपको सेक्शन 3 तक ये सारा क्लियर होगा। ठीक है, देखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ टच नहीं होता, सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इसमें प्रेशर भी आता है। सेक्शन 3 आपको यही बता रहा है, प्रेशर भी है, थ्रेट भी है, ठीक है, प्रॉमिस भी है, और आपका एनवायरनमेंट भी है, और ह्यूमिलेशन भी है। ठीक है, अब आपका यहाँ तक हो गया। अब आपका आता है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में आई होप इसके 2 या 3 वीडियो में मैं आपका ये कवर करवा दूंगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।